हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ लिया था कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, और उसका फर्स्ट रीजन था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक याद होगा कि डीएमयू क्या चीज थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और कैसे इंपैक्ट करता है डीएमयू लॉ ऑफ डिमांड को। इसके आगे के जो टॉपिक है वहां से आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो जहां पे हमने अपना लास्ट लेक्चर खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ डीएमयू हम डिस्कस कर चुके थे, और सेकंड हमारा टॉपिक है आज प्राइस इफेक्ट। तो आइए चलते हैं एक बार प्राइस इफेक्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है प्राइस इफेक्ट। यहां पर साफ लिखा हुआ है, द टोटल फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस इज टर्म्ड एज प्राइस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? प्राइस इफेक्ट है। और प्राइस इफेक्ट के दो पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं कि नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है, बिकॉज व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव। तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। तो यहां पे नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है, लॉ ऑफ डिमांड में बिल्कुल होगा। और यहां पर दो रीजन इसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो बेटे, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स? जानना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा क्यों क्यों ऑपरेट हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। व्हाई? क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है। पहला रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे आप? अगर पेप्सी की प्राइस आज डिक्रीज होगी तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जो लोग कोक, फैंटा, मिरिंडा, ड्यू ये सब यूज कर रहे हैं वो लोग भी क्या पिएंगे? पेप्सी पिएंगे। तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। हो गई। पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आज पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उस केस में क्या होगा? अगर आज पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो बेसिकली पेप्सी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो जाएगा, बिकॉज कोक अवेलेबल है। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो गई, कोई बात नहीं, कोक पी लेंगे। कोक नहीं मिली तो फैंटा, फैंटा नहीं तो मिरिंडा, नहीं तो ड्यू, बहुत सारे ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो लॉ ऑफ डिमांड उसी केस में अप्लाई होता है जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट ही नहीं होंगे तो प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज कहां से होगी? उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तब भी और प्राइस डिक्रीज हो रही है तब भी कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। आज अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि कोक अवेलेबल है। लक्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि डव है, पतंजलि है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं सोप में। तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होने का सेकंड रीजन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटीज। उसके कंपैरिजन में क्या होगा? सस्ती हो जाएगी तो लोग वही कंज्यूम करेंगे। आज तक जो उसके सब्स्टिट्यूट को यूज कर रहे थे, आज के बाद उसी को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। कल तक हम कोक पीते थे, लेकिन आज पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो गई तो हमने क्या किया? भैया आज से पेप्सी पियेंगे, पेप्सी की प्राइस कम है। बिकॉज वी ऑल आर रेशनल कंज्यूमर्स। कौन से कंज्यूमर है हम? रेशनल कंज्यूमर। एक ही एम है ना हमारा, क्या है हमारा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। खर्चा लगे कम से कम, सेटिस्फैक्शन मिले ज्यादा से ज्यादा। यही कोशिश यहां पर हम कर रहे हैं। और पहला इफेक्ट यहां पर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। So why does law of demand operates? Law of demand operates because of substitution effect. तो लॉ ऑफ डिमांड उसी केस में अप्लाई होता है जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। तो यहां पर याद रखिएगा, पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड आता है इनकम इफेक्ट। यहां पर भी एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, याद कीजिए।
और उनमें सबसे पहले जो आपने कांस्टेंट किया था वो था कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम को कर चुके हैं आप कांस्टेंट। क्या कर चुके हैं? कांस्टेंट। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि अगर इनकम कांस्टेंट होगी तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा, और सेकंड तरफ हम ये कहने जा रहे हैं कि यहां पर इनकम इफेक्ट से ही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। ये कैसे पॉसिबल है? आप तो कह रहे हैं कांस्टेंट है, एक तरफ कह रहे हो कांस्टेंट है, एक तरफ कह रहे हो इससे अप्लाई होगा। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि ये इनकम आपकी मॉनेटरी इनकम नहीं है, ये इनकम आपकी रियल इनकम है। कौन सी इनकम? रियल इनकम है। और रियल इनकम क्या होती है? परचेजिंग पावर। So when price decreases, then purchasing power increases and demand also increases. And when price increases, then purchasing power decreases. Purchasing power decreases and demand also decreases. So क्या हुआ यहाँ पे रिलेशन? क्या हुआ रिलेशन यहाँ पे प्राइस और डिमांड का? नेगेटिव। किसकी वजह से? इनकम इफेक्ट की वजह से। और इनकम कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? रियल इनकम। क्योंकि जब प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो प्राइस डिक्रीज होती है तो क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। आ गई वही बात भैया। अगर प्राइस डिक्रीज होगी, पहले 1 रुपए की एक टॉफी आती थी, 100 रुपए की 100 खरीद रहे थे, वही टॉफी 50 पैसे की हो गई। अभी भी 100 रुपए ही तो है। पहले भी 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए। दोनों कंडीशन में कितने रुपए हमारे पास? 100। पहले कितनी खरीद रहे थे हम? 100। अब कितनी खरीद रहे हैं? 200। रीजन? पहले प्राइस थी 1। क्या थी प्राइस? 1। कितने रुपए थे हमारे पास? 100। और कितनी यूनिट परचेस कर रहे थे? 100। यही प्राइस हो गई 50 पैसा। कितनी हो गई? 50 पैसा। अभी भी 100 रुपीज ही है हमारे पास, लेकिन क्वांटिटी कितनी हो गई? डबल, क्योंकि परचेसिंग पावर डबल हो गई आपकी। पहले भी आपकी मॉनेटरी इनकम, क्योंकि मॉनेटरी इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। दोबारा याद दिला दूं आपको, मॉनेटरी इनकम चेंज नहीं हो रही है, चेंज हो रही है आपकी रियल इनकम। और वो चेंज हो रही है क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं। मॉनेटरी इनकम में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी आपके पास 100 रुपए थे और आज भी आपके पास 100 रुपए हैं। दोनों केस में आपके पास कितने रुपए हैं? 100। दोनों ही केस में आपके पास 100 रुपए हैं। आपकी मॉनेटरी इनकम चेंज नहीं हुई है। चेंज कौन सी इनकम हुई है? रियल इनकम। एंड रियल इनकम इज परचेसिंग पावर। So basically when price decreases, then purchasing power increases and demand also increases. And when price increases, then purchasing power decreases and demand also decreases. So why does law of demand operates? Because of income effect. Which income? Real income. Real income means purchasing power, and purchasing power means कितना परचेज कर सकते हैं किसी चीज से, पैसे से. That is purchasing power of money. So when price decreases, purchasing power increases and demand also increases. So why does law of demand operates? Because of income effect. And income, real income. तो आपके लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने का नेक्स्ट रीजन आ गया आपका इनकम इफेक्ट. अगर यही प्राइस 2 रुपये हो जाती है ना बेटा, तो 100 रुपए में कितनी परचेस कर पाते हैं? सिर्फ 50. तो अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती तो परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती, तो कम परचेस कर लेते. प्राइस डिक्रीज होगी तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, ज्यादा परचेस कर लिया. और ये तो लॉ ऑफ डिमांड है. सो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट. और वापस से याद दिला दूं आपको, कौन सी इनकम की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है रियल इनकम की. और रियल इनकम क्या है यहाँ पे? परचेसिंग पावर. तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था. आगे चलते हैं थोड़ा सा. अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है, मोर कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग इट बिकॉज सम ऑफ दोज who could not afford to buy it earlier may now be able to buy it. कई बार ऐसा होता है ना, जब चीजें महंगी होती है लोग नहीं परचेस कर पाते. जरा सी प्राइस डिक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, हमारे बजट में आ गया. मोबाइल फोन्स को ले लीजिए. मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे ना, बड़े महंगे हुआ करते थे मोबाइल फोन, और साथ साथ में कॉल रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी. क्या होता था उस केस में? बहुत कम लोगों के पास फोन हुआ करता था. फिर एक स्कीम आ गई, 500 रुपये मोबाइल हैंडसेट विद कनेक्शन, इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग 1 रुपया. क्या हुआ? लाखों लोगों ने मोबाइल परचेस कर लिया. क्यों? क्योंकि परचेस करना चाहते थे. हर आदमी चाहता था कि मेरे पास मोबाइल फोन हो, लेकिन हमारे बजट में नहीं था. और जब प्राइस डिक्रीज हुई तो क्या हो गया? बजट में आ गया. तो कल तक 1 लाख लोग यूज कर रहे थे, आज 10 लाख लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो भी परचेस करना चाहते थे लेकिन बजट में नहीं था. Why does law of demand operates? Because when price decreases, then demand increases. तो डिमांड इंक्रीज होने का एक रीजन ये भी है.
कि वो लोग जो आज तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब वो भी परचेज करना स्टार्ट कर चुके हैं, और बेसिकली डिमांड क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी। कल तक प्राइस ज्यादा थी, मेरे बजट से बाहर था, मैं खरीद ही नहीं पाता था, आज मेरे बजट में है तो मैं क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं। सो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, क्योंकि जो लोग परचेज कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे थे वही परचेज करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और जैसे अराइवल होगा न्यू कंज्यूमर्स का, तो वहां पे ऑपरेट होगा लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने का एक और रीजन है, और वो है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर बिकॉज ऑफ लेस प्राइस। कम प्राइस पर ज्यादा लोग परचेज कर सकते हैं, आज तक जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी उसको परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहां पे आपका ऑपरेट होता है लॉ ऑफ डिमांड। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिफरेंट यूजेस भी तो होते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, सर्टेन कमोडिटीज हैव मल्टीपल यूजेस, उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इफ देयर प्राइस फॉल दे विल बी यूज्ड फॉर वेरिड पर्पस एंड देयरफॉर देयर डिमांड फॉर सच कमोडिटीज विल इंक्रीज। इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं, बहुत सारे यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी के, एक ही यूज है कि बहुत सारे यूज है। सब फैन, कूलर, एसी, टीवी, लाइट, गीजर, हीटर, घर में सारे जो इक्विपमेंट्स है सारे किससे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड तो डिक्रीज होगी, क्योंकि उसके तो बहुत सारे यूजेस है, मल्टीपल यूजेस है उसके। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ गई है तो थोड़ी देर लाइट कम चलाएंगे, थोड़ी देर फैन कम चलाएंगे, एसी कम चलाएंगे, टीवी कम देखेंगे, एसी बंद कर देंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो यूज नहीं करेंगे या कम यूज करेंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट किस पे पड़ा, डिमांड पे पड़ा। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम सारे यूजेस में उसको ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, और उस केस में वहां पे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम होगी तब ये हर चीज ज्यादा चल रही है, घर में एसी चल रहा है, बंद ही नहीं कर रहे हम लोग, टीवी चल रही दो, लाइट चल रही दो, तो उस केस में यहां पे ऑपरेट होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने के जो रीजन है वो क्लियर कर दिए जाएं एक बार वापस से। तो सबसे पहला रीजन जो हमारा था वो था लॉ ऑफ DMU। पहला रीजन था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड आपका प्राइस इफेक्ट था। प्राइस इफेक्ट के दो पार्ट थे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। सो याद रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट इज इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, अपने दोनों को ऐड किया तो क्या बना, प्राइस इफेक्ट। थर्ड रीजन यहां पर आपका था अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर अराइव हो गए यहां पे बिकॉज ऑफ लेस प्राइस। और फोर्थ था डिफरेंट यूजेस, जितने ज्यादा यूजेस होंगे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड के कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जहां पे बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही नहीं हो रहा है और होने की शायद पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। तो यहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। एक बात हमेशा अच्छी तरह याद रखिएगा, बहुत सारे एक्सेप्शंस आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एक्सेप्शन है वो एक ही है, और वो है गिवन गुड्स। क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है वो यहीं पर ही है। गिवन गुड्स के क्वेश्चन बड़े ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे वो आपको इजीली गोल गोल घुमा देगा। घूमना नहीं है आप लोगों को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो घूमने वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर करना है। चलिए तो यहां पे पहले कॉन्स्पिशियस गुड्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर गिवन के लिए आराम से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं हमारे। तो क्या है हमारी प्रेस्टिजियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स? सो आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज, वैल्यू और स्नोप अपील और आर्टिकल ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन आर डिमांडेड ओनली बाय द रिच पीपल, एंड दीज आर्टिकल बिकम मोर अट्रैक्टिव इफ देयर प्राइस गो अप। बिल्कुल, जितना ज्यादा डायमंड जितना ज्यादा महंगा होगा डिमांड उतनी ज्यादा होगी ना उसकी। डायमंड समझते हैं आप लोग, डायमंड की प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी ना उसकी। अगर कोई आपसे कहा कि 5 रुपए के 4 डायमंड ले लोगे क्या आप? बोले 5 रुपए के 4 देना तो डायमंड हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि डायमंड की तो जो वैल्यू है वो उसकी जो मनी प्राइस है उससे होती है डिसाइड। जितना ज्यादा डायमंड की प्राइस ज्यादा होगी उसकी वर्थ उतनी ज्यादा मानी जाएगी।
तो डॉलर अगर 10 लाख का है, सॉरी, जो डायमंड है वो 10 लाख का है, तो हम मानने को तैयार हैं कि डायमंड है। 1 करोड़ का है तो मानने को तैयार हो कि डायमंड है। 10 करोड़ का मानने को तैयार हो कि डायमंड है। 2 रुपए का तो मानने को तैयार नहीं हो कि डायमंड है। जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा, और वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। जितनी ज्यादा प्राइस डायमंड की होगी उतनी ही ज्यादा वहां पर उसकी डिमांड होगी और लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। तो इसको हमने कहा कॉन्स्टिशियस कंजम्पशन। इसी को आप वेबलन इफेक्ट भी कह सकते हैं और प्रेस्टीज गुड इफेक्ट भी कह सकते हैं। इसको फाउंड किया था किसने, वेबलन ने। सो वेबलन इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, इसलिए हम कॉन्स्टिशियस कंजम्पशन को नाम देते हैं वेबलन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड इफेक्ट। और यहां पे कोई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि यहां पे आप उसकी यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी उसकी प्राइस से मेजर करते हैं। यहां पर अगर प्राइस ज्यादा है तो हम ये मान लेते हैं उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, और प्राइस कम है तो उसकी यूटिलिटी कम है। तो बेसिकली आप यूटिलिटी मेजरमेंट किससे कर रहे हैं, उसकी प्राइस से कर रहे हैं। वेबलन इफेक्ट टेक प्लेसेस एज सम कंज्यूमर मेजर द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। बिल्कुल आगे वही बात कि आप उसकी यूटिलिटी किससे मेजर कर रहे हैं, उसकी प्राइस से। अगर प्राइस ज्यादा है तो इट मीन उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, और प्राइस कम है तो यूटिलिटी कम। और इस केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ, बिकॉज यहां पे प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड कहां गया भैया, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। प्राइस होती है इंक्रीज और डिमांड होती है डिक्रीज। तो उस केस में वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ, और जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला एक्सेप्शन आपका कॉन्स्पिशियस गुड्स। और जैसा कि मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, गिफिन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफिन, कितना बढ़िया है ना, जो कॉन्सेप्ट खुद बनाओ अपना नाम दे दो। वेबलन ने बनाया वेबलन गुड्स, गिफिन ने बनाया गिफिन गुड्स। बढ़िया है, बड़े मजेदार होते हैं इकोनॉमिस्ट, हर जगह अपने नाम दे जाते हैं। आज हर किसी को याद है गिफिन कौन थे, क्योंकि उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, कौन सा, गिफिन गुड्स। तो कोई भी कॉन्सेप्ट दिया अपना नाम दे दिया उसको। तो आइए, गिफिन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफिन, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कहां से थे ये लोग। और उन्होंने रिलेशन सर्च किया था मीट और ब्रेड का, मीट एंड ब्रेड। सो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं ध्यान से। सर रॉबर्ट गिफिन स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, and was surprised to find out that as the price of bread increased, the British worker purchased more bread and not less of it. ज़्यादा purchase किया उन्होंने, and that was something against the law of demand. Why did this happen? क्यों हुआ ऐसे? Reason दिया उन्होंने. The reason given for this, that when the price of bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor peoples, and they were forced to cut down the consumption of meat and other more expensive food. जो ज्यादा परचेस करते थे उसको वो क्या परचेस करने लगे, कम परचेस करने लगे। Since bread, even when its price was higher than before, was still the cheapest food article. माना कि ब्रेड की प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी, लेकिन दोनों की प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी सबसे चीप वहां पे क्या था, ब्रेड था। माना कि मीट की प्राइस भी इंक्रीज हो रही थी और ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी बहुत चीप था, किससे, मीट से। तो लोगों की जो परचेसिंग पावर थी वो अलाउ कर रही थी कि आप क्या परचेस करो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेड। तो लोग मीट कंज्यूम नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कंज्यूम कर रहे थे, ब्रेड। हालांकि उनके बजट में जो अवेलेबल था वो क्या अवेलेबल था वहां पे, ब्रेड। सो ब्रेड वो यहां पे कंज्यूम कर रहे थे। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तो एक बार डिटेल से इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए, बेसिकली हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो गिफिन गुड्स है।
और गिफिन गुड्स में यहां पे आपको रिलेशन दिया गया, रिलेशन बिटवीन ब्रेड एंड मीट। इस कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर कीजिएगा, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, आपके बहुत काम आने वाला है। सर गिफिन, ये बात पहले ही कह चुके हैं कि गिफिन गुड्स इंफीरियर होती है। दो चीज है यहां पर अप्लाई होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो प्रोडक्ट इंफीरियर होना चाहिए। सेकंड, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होना चाहिए। बेसिकली गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों हुआ मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत जरूरी है जानना कि इंफीरियर और सुपीरियर क्या होते हैं। तो बेटा ये इकोनॉमिक्स में जज कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या सुपीरियर क्या इंफीरियर है। मैटर करता है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। एक आदमी के लिए जो चीज सुपीरियर है, दूसरे आदमी के लिए वही चीज इंफीरियर है। पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। एक रिच पर्सन के लिए महंगी कार इंफीरियर हो सकती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए साइकिल भी सुपीरियर है, लग्जरी है। तो इंफीरियर सुपीरियर कैसे जज करेंगे? इनकम इफेक्ट से। व्हेन इनकम इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस, आपकी इनकम इंक्रीज होने पे जो प्रोडक्ट आप कम परचेस करते हैं वो आपके लिए क्या हो गए? इंफीरियर हो गए। सो इनकम इफेक्ट क्या हो गया बेटे? नेगेटिव। जिन चीजों का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है वो क्या होती है? इंफीरियर होती है। सो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इनकम इफेक्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और सेकंड, मैंने कहा कि उसका जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। सो प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। तो दोनों केस यहां पर अप्लाई होने चाहिए। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि सर गिफिन ने यहां पर पहले ही क्लियर कर दिया था कि सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है। सुपीरियर क्या और इंफीरियर क्या, क्या सुपीरियर और क्या इंफीरियर। सो अकॉर्डिंग टू सर गिफिन, मीट इज सुपीरियर एंड ब्रेड इज इंफीरियर गुड। मीट क्या है? सुपीरियर। ब्रेड क्या है? इंफीरियर। दोनों की प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन दोनों की प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी सबसे चीप अगर वहां पे कुछ है तो वो ब्रेड है। ब्रेड की प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और ब्रेड की डिमांड भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इतनी प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी सबसे चीप जो चीज है वो क्या है? ब्रेड। ब्रेड उनके बजट में है, मीट उनके बजट में नहीं है। तो इसको कम कंज्यूम कर रहे हैं, इसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सो वो सरप्राइज थे, सर गिफिन सरप्राइज थे कि ब्रेड की प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। उसके पीछे रीजन बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि इससे सस्ता लोगों के पास परचेज करने के लिए और कुछ अवेलेबल नहीं था। सो उन्होंने कंक्लूजन दिया, गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स which income effect is negative and price effect is positive. Income effect is negative and price effect is positive. इनकम इफेक्ट तो क्या है? नेगेटिव है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। मींस इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने का मतलब इंफीरियर है। प्रोडक्ट क्या है? इंफीरियर। प्रोडक्ट इज इंफीरियर एंड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, मींस लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा। तो यहां पे क्वेश्चंस बड़े ही मजेदार बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक और सेंटेंस सर गिफिन ने कहा था, सर गिफिन ने कहा था ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर। All Giffen goods are inferior, but all inferior goods are not Giffen goods. समझेंगे? ध्यान से समझिए। ये 100 गुड्स हैं, मान लिया सबके सब इंफीरियर हैं। इनमें से 10 वो हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा, 90 वो हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। नाउ जिस 90 पर इंफीरियर तो है लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो गया, तो ये इंफीरियर तो है लेकिन गिफिन नहीं है, क्योंकि गिफिन के लिए आपको दो कंडीशन को पूरा करना है, दो शर्तें हैं होनी चाहिए पूरी। पहली कंडीशन क्या है? वो प्रोडक्ट हो इंफीरियर, और सेकंड लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ना हो। तो इसने एक कंडीशन को पूरा किया 90 गुड्स ने, क्या? कि वो इंफीरियर थी लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो गया। तो एक कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई। लेकिन ये 10 गुड्स जो हैं ये इंफीरियर भी हैं और लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन को क्या किया? पूरा किया। तो क्या बन गई ये? गिफिन गुड्स। क्या है ये? आपके गिफिन गुड्स हैं। सो कंक्लूजन क्या है? ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर आर नॉट गिफिन। सारी इंफीरियर गिफिन थोड़ी ना है। सिर्फ इंफीरियर लिख दिया तो गिफिन हो गया क्या?
सिर्फ इंफीरियर लिखने से गिवन नहीं हुआ, इंफीरियर होने के साथ साथ लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन को पूरा करेगा तो गिवन है, बड़ा गिवन नहीं है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए और कोई डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। बेसिकली यहां पर all given goods are inferior good, but all inferior goods are not given goods। आगे बात अभी बताया आपको, सारे जो इंफीरियर गुड्स हैं वो गिवन गुड्स नहीं होते। अगर इंफीरियर है लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो गया, इंफीरियर है लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो गया, तो इंफीरियर तो है लेकिन गिवन नहीं है। तो दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, इंफीरियर भी हो और लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ना हो। अगर दोनों कंडीशन को पूरा किया तो गिवन है, अदरवाइज गिवन नहीं है। सो इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, मतलब इंफीरियर, एंड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, मतलब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ। दोनों कंडीशन को पूरा किया तो वो प्रोडक्ट बन गया आपका गिवन गुड्स। कौन सा? गिवन गुड्स। तो यहां पर जैसे कि आपने देखा, इस कॉन्सेप्ट को कि कौन से गुड्स इंफीरियर है और कौन से सुपीरियर, पहले बात तो वो इनकम इफेक्ट डिसाइड करेगा, और सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्लियर करना जरूरी है, और वो है गिवन गुड्स का डिमांड कर्व। तो नॉर्मली आपने डिमांड कर्व देखा था, नेगेटिव स्लोप होता है हमेशा। नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पे डिमांड कर्व होता है नेगेटिव स्लोप, बिकॉज प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, एक इंक्रीज होता है और एक डिक्रीज होता है। लेकिन गिवन गुड्स के केस में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। यहां पे गिवन गुड्स आपके ये होंगे जीजी। पॉजिटिव स्लोप means when price is OP, then demand is OQ. Now price increases to P1 and demand increases to Q1. Means when price increases, demand also increases. And when price decreases to P2, demand decreases to Q2. So when price decreases, demand also decreases. So the relation is positive. एंड द स्लोप ऑफ कर्व इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहां पर आपका जो डिमांड का, गिवन गुड्स का जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स गुड इज इंफीरियर, यहां पे याद रखिएगा एक्स गुड क्या है? इंफीरियर, एंड प्राइस ऑफ X good decreases, then demand for X. Then demand for X good. Option A increases, decreases, constant, or none of the above. Nota. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सोच समझ के आंसर दिमाग में सेट कीजिएगा। If X good is inferior and price of X good decreases, then demand for X good. जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला, आधे लोग तो ये सोचेंगे अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और इंफीरियर है, ओहो ये तो गिवन ही होगा, दिमाग लगा लिया गिवन, आंसर भी सोच लिया। तो प्राइस डिक्रीज हुई है ना, तो डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बिकॉज एक्स गुड इज इंफीरियर। और आपने पहले से सोच रखा है ऑल इंफीरियर आर गिवन। नहीं बेटा नहीं, नो नेवर। मैंने क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर बोला था, इफ एक्स गुड इज इंफीरियर एंड प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, देन डिमांड फॉर एक्स इंक्रीजेस, बिकॉज एक्स गुड इज इंफीरियर एंड ऑल इंफीरियर आर नॉट गिवन। हर इंफीरियर गिवन नहीं है बेटा। जब तक क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है गिवन, तब तक हर बार लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इंफीरियर, गिवन नहीं। क्वेश्चन था इफ एक्स गुड इज इंफीरियर एंड प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस,
दैट डिमांड फॉर एक्स इंक्रीजेस। भैया बिल्कुल राइट, टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फीरियर लिखा हुआ था, इन्फीरियर है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंफ्यूजन करने के लिए वर्ड लिखा इन्फीरियर, लेकिन यहां पे उसने लिखा होता एक्स गुड इज गिवन, इफ एक्स गुड इज गिवन एंड प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, नाउ डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस, दैट्स इट। क्योंकि गिवन लिख दिया। अब गिवन में कुछ भी एग्जांपल दे दे, आपको जो मर्जी एग्जांपल दे दे। एक कहते इफ गोल्ड इज गिवन, गोल्ड तो बस सोना, सोना। इफ गोल्ड इज गिवन एंड प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्रीजेस, then demand also decreases because gold is given। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, if gold is given। भैया अगर गोल्ड गिवन है ना तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेटर नहीं होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो इंक्रीज, तो गोल्ड हो, डायमंड हो, कुछ भी हो। अगर उसने क्वेश्चन में लिखा है इफ गोल्ड और डायमंड इज गिवन, तो बात अगर गिवन पे आ गई तो फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर गिवन लिखा है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, गिवन नहीं लिखा है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। आराम से करिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, और अगला मुद्दा है हमारा नेसेसिटीज। आई थिंक गिवन गुड्स क्लियर हो गया होगा अभी तक इजीली। तो नेसेसिटीज पे चलते हैं। नेसेसिटीज के केस में क्या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है? क्या होती है नेसेसिटीज हमारी? यहां पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कुकिंग गैस एक्सेट्रा। पर ये नेसेसिटीज थोड़ी ना है, ऑस्पिशियस नेसेसिटीज है। तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ गया है। The demand for certain goods is affected by the demonstration effect of the consumption pattern or social group to which an individual belongs। बिल्कुल, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं तो वहां पे आपके लिए क्या बन जाती है? नेसेसिटीज बन जाती हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, नेसेसिटीज नहीं है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है। और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब जो महंगी चीजें आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि भैया सोसाइटी में रहते हैं ना, शो ऑफ करना तो बनता है ना हमारा। पड़ोसी के घर में टीवी है तो अपने घर में बड़ा टीवी, उसके घर में अगर एलईडी है तो एलसीडी है तो अपना एलईडी, उसका एलईडी तो अपना होम थिएटर, उसके घर में एक कार तो अपने घर में दो कार, उसके दो तो अपनी चार, उसकी छोटी कार तो अपनी बड़ी कार। ये क्या है? नेसेसिटीज है ना। शहर में रहते हैं हम लोग, शो ऑफ करते हैं हम लोग। कौन सी नेसेसिटीज है? कॉन्स्पिशियस। लाइफ के लिए नेसेसिटी नहीं है ये। कौन सी नेसेसिटी है? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा बेटा यहाँ पे, तो परचेज करना ही पड़ेगा आपको। सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी के नॉर्म्स वहाँ पे हैं, सोसाइटी की जो कल्चर है, जिस तरीके से लोग वहाँ पे आपके आस पड़ोस के लोग बिहेव करते हैं, वैसा बिहेवियर आपका भी होगा। जो प्रोडक्ट उनके पास हैं वैसे प्रोडक्ट आपके पास भी होंगे, और वही रखने पड़ेंगे, क्योंकि भैया नेसेसिटी है, और ये नेसेसिटी है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मुद्दा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज होने वाली हो तो क्या इंपैक्ट होता है उसका? अगर आपको पता लगे कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली है तो क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा क्या? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आज एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, कल 110 का होने वाला है। क्या करेंगे? आज ही परचेज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। भैया प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। 100 और 110, तो 110 कब होगा? कल। हमने परचेज कब कर लिया? आज, क्योंकि पता लग गया कल महंगा होने वाला है। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ क्या? क्या आज प्राइस इंक्रीज हुई है? नो। डिक्रीज हुई है? नो। एनी चेंज? नो। फिर भी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज, बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। कि भैया कल बढ़ने वाली है तो आज ही खरीद लो। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाए तो आज 100 रुपए का है, कल 80 रुपए का मिलेगा, तो प्राइस तो कब चेंज होगी? कल। डिमांड पे इफेक्ट कब हो गया? आज। आज इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और फिर भी डिमांड डिक्रीज हो गई। भैया कल खरीदूंगा मैं। कब खरीदूंगा मैं? कल। फिर कल कितने का मिलेगा? 80 का। आज कितने का मिल रहा है? 100 का। तो बेसिकली यहां पे जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आते हैं तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता,
और होने की कंडीशन में भी नहीं है बेचारा, क्योंकि यहाँ पर आप ये सोच लेते हैं कि अगर कल प्राइस डिक्रीज होने वाली है तो भैया कल ही परचेज कर लेंगे, और इंक्रीज होने वाली तो आज ही कर लो, कल महंगी क्यों खरीदनी है, आज ही खरीद लो। तो यहां पर भी दोनों केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो वो आपका है कि कंज्यूमर के जो डिसीजन होते हैं कई बार इरेशनल होते हैं। इरेशनल डिसीजन क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं इरेशनल डिसीजन? मार्केट में एड देख लिया किसी चीज का, और एड देख के हमने उसकी प्राइस और यूजफुलनेस से तो कोई लेना देना ही नहीं था हमारा, ना उसकी प्राइस को हमने देखा ना उसकी यूजफुलनेस को देखा हमने। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, हमने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया क्योंकि हमने क्या देखा वहां पे, टीवी पर ऐड देख लिया। बेसिकली एड कंपनीज बड़ी ही समझदार हैं, बहुत समझदार। ऐसे ऐसे ऐड बनाते हैं कि हमें रियलाइज हो जाता है कि वाकई में हमें इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है ही है। जब ये डीओ वगैरह नहीं आए थे तो क्या लोग जीते नहीं थे क्या? बिना डीओ के भी लोग जीत लेते थे, लेकिन आज इन्होंने रियलाइज कराया कि भैया आपको डीओ लगाना पड़ेगा। हम खुद महसूस करने लगे वाकई में हमें डीओ की रिक्वायरमेंट है, नहा लो, ढंग से नहा लो, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, क्या लगाएंगे, डीओ लगाएंगे, क्योंकि टीवी पे ऐड देख लिया। तो बेसिकली ये इरेशनल डिसीजन है, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा। मैं डीओ इसलिए परचेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि सस्ता है, मैं डीओ इसलिए परचेज कर रहा हूं क्योंकि टीवी पे ऐड देख लिया मैंने, और महंगे वाला लूंगा मैं। क्या चल रहा है आजकल? फॉग चल रहा है आजकल, तो बस वही ले लेंगे हम। तो यहां पर अगला जो है वो नेसेसिटीज है, और नेसेसिटीज की अगर बात आती है तो यहां पर कोई दुनिया का लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो भी नहीं सकता। यहाँ पे मेडिसिन का ऑप्शन इन्होंने नहीं लिखा, मेडिकल फैसिलिटीज भी होती हैं और वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। सोचिए अगर दवाइयाँ सस्ती मिलेगी तो क्या होगा, कभी सोचा आपने? कभी आपने देखा कि डॉक्टर के पास ऑफर लगा हुआ है बाय वन गेट वन? कभी देखा हॉस्पिटल में जाते हैं ऑफर लगा हुआ है वहाँ पे बाय वन गेट वन, एक किडनी लगवाओ दूसरी फ्री कर देंगे, पता है ऑफर कभी बाय वन गेट वन का? हमारे यहाँ फ्री में स्टिचेस लगाए जाते हैं, तो टाँके फ्री में लगा रहा तो हमने सर फोड़ लिया अपना, चलो फ्री में लगवा लेते हैं टाँके। मेडिकल फैसिलिटीज एक ऐसी चीज है जहां पे आदमी की जरूरत अगर है तो वो लाखों रुपए भी खर्च कर देगा, और जरूरत नहीं है तो फ्री में भी क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? तो वो नेसेसिटी हो गई। सॉल्ट, कितना खाने में कितना नमक चाहिए साल्ट में, जितना जरूरत है उतना चाहिए, सस्ता मिलेगा महंगा मिलेगा, आप उसकी यूज को चेंज नहीं कर सकते वहां पे। तो नेसेसिटी, और नेसेसिटी केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। ये नहीं कि मैं इंजेक्शन लगवाने गया, इंजेक्शन महंगा मिला तो मैंने कहा आधा लगा दो, सस्ता मिला तो बोले 5 लगा दो। इंसान है हम लोग, यस। तो पॉसिबल नहीं है कि हम 5 इंजेक्शन लगवाएंगे वहां पे। सो यहां पे नेसेसिटीज के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। इसके बाद स्पेक्यूलेटिव गुड्स भी होते हैं, स्पेक्यूलेशंस भी होते हैं, और ये चलते हैं कहां पे, स्टॉक एंड शेयर मार्केट। यहां पे अगर प्राइस राइज हो रही है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड कम करेंगे। अभी शेयर 10 रुपए का था 20 रुपए का हो गया तो भैया मैं भी खरीदूंगा। मैंने अगर 20 से परचेस कर लिया, थोड़ी देर में 25 का हो गया तो कोई तीसरा परचेस करेगा, चौथा परचेस करेगा। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, स्पेक्यूलेशन चल रहा है, वहां पे स्पेक्यूलेटिव गुड्स है वो। प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो मैं शेयर परचेस नहीं करूंगा उस कंपनी का, और प्राइस इंक्रीज हो रही है ज्यादा परचेस करूंगा। तो ये सारे के सारे हैं एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा वो रिलेटेड था एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन बहुत सारे आपने पढ़े और बहुत सारे आपने समझने की कोशिश की, लेकिन वापस एक ही चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बात क्वेश्चंस की आती है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता है ओनली एंड ओनली गिवन गुड्स। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था। कौन सी कंट्री के थे? स्कॉटिश थे। थर्ड आ गया साहब, कौन से 2 गुड्स थे जिनके बिहेवियर को देख के वो सरप्राइज थे? तो मीट एंड ब्रेड था। सुपीरियर क्या था इसमें से? मीट सुपीरियर था, ब्रेड इंफीरियर था। सेकंड, गिवन गुड्स के केस पे जो अपना डिमांड कर्व है उसका शेप क्या होगा? सब अपवर्ड स्लोपिंग होगा।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने खड़े मिलेंगे आपको, और इस टॉपिक में से एक्सेप्शन में से क्वेश्चन बनते हैं, तो बाकी एक्सेप्शन के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जहां पे वो डायरेक्टली पूछ लेगा कौन सा एक्सेप्शन है और कौन सा नहीं है। लेकिन गिवन गुड्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमावदार होते हैं, और वहां पर आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना है, रेडी होकर जाना है, क्योंकि वहां पर बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए और याद रखिएगा जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था। क्वेश्चन था इफ एक्स गुड इज इंफीरियर, अगर इंफीरियर दिया है ना बेटे तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। अगर इंफीरियर दिया है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा 100%। अगर गिवन दिया है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। तो आज के टॉपिक को यहीं पर होल्ड करते हैं। इससे अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में से भी आपके लिए बहुत ही दमदार क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में आप क्लियर कीजिए अपने एक्सेप्शंस को और ढंग से पढ़िएगा गिवन गुड्स को। तो इससे आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।